घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। हम लोग सामान्य अध्ययन की कक्षा में हैं। सैटरडे और संडे सामान्य अध्ययन को समर्पित है और इसी कड़ी में आपकी 3 कक्षा आज हमारे साथ है। कुल 9 खंड आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट और मिसलेनियस। सामान्य अध्ययन के इस 9 खंड को आप समय पर, अपने समय पर, जो 7-8 महीने लगते हैं उसमें पूरे हो जाएंगे। इसी क्रम में आप लोग अपनी एसएससी और रेलवे की परीक्षा की दृष्टि से मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, रेलवे में तो खैर इंग्लिश की महत्ता नहीं है, लेकिन सेंट्रल की किसी परीक्षा में इंग्लिश की व्यापक महत्ता है, तो वो अपनी गति में चल रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज 3 सेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले पॉलिटी, रूटीन क्या ही होगा, दूसरा भाग बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री। लेकिन कुछ ऐसे खंड होते हैं जो एक समय पर ही बताई जाती है, लेकिन उसकी चर्चा हमेशा होती है। कक्षा के आगाज में आपके कॉन्शसनेस लेवल से ही करता हूं कि आपने समाचार पत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा। क्या आपने देखा कि समुद्र प्रताप हाल में क्यों चर्चित रहा? नहीं देखा। इसीलिए नहीं देखा। क्या आपने देखा कि नेपाल की पर्यटन राजधानी किसको बनाई गई है? नहीं देखा। क्या आपने देखा कि पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जो पेरिस में संपन्न हो रही है वो किसने जीता? क्या आपने देखा? मतलब इस तरह के अनेकों तथ्य आपके बगल से गुजर जाते हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। समुद्र प्रताप देश का पहला स्वदेशी, इंडियन नेविगेशन के द्वारा तैयार पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका मतलब किसी गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो कंपटीशन एक बार में ऐसे नहीं हो जाएगा। जब बता दिया गया है कि न्यूज़पेपर देखिए, संसद टीवी देखिए, पीआईबी न्यूज़ देखिए, तभी आपके करेंट और मिसलेनियस की जागरूकता रहेगी। कक्षा तो है ही, लेकिन जब तक आप अपने स्तर पर इन सब बिंदुओं पे काम नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं कंपटीशन के दौर में पीछे छूट जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और इसीलिए हम जब भी आते हैं तो इसकी आगाज ही मैं इस लेवल से करता हूं, किसी कक्षा में, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो। तो अभी हालांकि हमारी आज की अभी की कक्षा पॉलिटी की है और पॉलिटी में संविधान का विकास हो चुका है, संविधान का परिचय हो चुका है, विकास हो चुका है और संविधान का परिचय भी हो चुका है। संविधान का परिचय और राज्य के विषय में आवश्यक जानकारी मैं दे चुका हूं। चूंकि संविधान को क्रियान्वित कौन करता है? तो राज्य, और राज्य का सीधा संबंध है। और राज्य के करीब में सरकार, और सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन सब की चर्चा हमारी द्वारा पूर्व की कक्षा में की जा चुकी है। इसी कड़ी में हम लोग संविधान के विकास को भी पिछले दिन पढ़े कि आफ्टर पलासी और बक्सर वार, क्योंकि औपनिवेशिक शासन की बंगाल में शुरुआत पलासी और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बक्सर के युद्ध के बाद ही हो जाती है। इसी कड़ी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। बंगाल का गवर्नर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनते हैं और पहला बंगाल का गवर्नर क्लाइव, चूंकि क्लाइव को ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। देखो, ये पहली परिचर्चा हम करते हैं और कल कोई यूपी में परीक्षा हो रही थी, उस परिचर्चा में 3-4 क्वेश्चन थे। ये भी क्वेश्चन था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे। ये भी क्वेश्चन था कि किस युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत होती है, पलासी। क्योंकि हम रोज इसकी परिचर्चा करते हैं आपके समक्ष, लिखवाते भी नहीं। लिखवाते तो कहा भी ये था कि पलासी बक्सर की युद्ध को जब आधुनिक भारत आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए, ठीक है कि नहीं? सुनिएगा तो आगे बढ़िएगा, सीधी सी बात है। नहीं सुनिएगा तो यहाँ से तो आईएएस भी किए हुए हैं और सिपाही भी करता है।
जैसा लेवल रहेगा, जैसा लेवल आप बनाइएगा वैसा आपको फल मिलेगा। सीधी सी वार्ता है कि जिस तरह का लेवल आप डेवलप करना चाहिएगा कमिटमेंट और विल पावर के साथ, उस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। मूल में आइए, तीसरा अध्याय हम लोग आज पढ़ेंगे, संविधान के विकास के भाग के क्रम में ही था, और वह था संविधान सभा, और वह था संविधान सभा। तो आज की हमारी यह कक्षा बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, जो किसी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे वो छोटी परीक्षा हो कि बड़ी परीक्षा हो। कहता भी हूं मैं कि यह बैच आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतीत मतलब जिंदगी में कभी नहीं भी पढ़े हैं तो भी उपयोगी है। वर्तमान जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 100% उपयोगी है। और भविष्य IAS PCS भी बनना चाहिएगा तो उसमें ही 50 से 70% काम देगा। UPSC के 50% फाउंडेशन और PCS का 70 से 80%। तो अब आपको, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, कोई दूसरा भाग्य निर्मित नहीं करता है। आप जैसा चाहिएगा वैसा आप बन सकते हैं। संविधान सभा में हम लोग हैं, लेकिन उसके पहले मैंने कहा समुद्र प्रताप, लिखना नहीं है, सुन लेना है। समुद्र प्रताप ये पहला, ये फर्स्ट प्रदूषण स्वदेशी पोत है। ये अपने देश में बना है, इसीलिए काफी चर्चित है। इसको जरूर याद रखिएगा अपनी परीक्षा के दृष्टि से। जो जानकारी अभी हमने दी है उसको पचाने का कोशिश कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या नेपाल के विषय में अभी हमने कहा, नेपाल में एक चर्चा में आने के दो कारण, एक है धूल खेली एशिया का सेकेंड सबसे स्वच्छ शहर, सेकेंड सबसे स्वच्छ शहर है, इसलिए ये चर्चा में आया। और हमारा क्लीन SDG गोल भी है। SDG गोल मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक इंडेक्स होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक या सतत विकास। बर्टलैंड आयोग ने इस अवधारणा को दी थी। जब पर्यावरण पढ़ते हैं तो उसमें आपकी जानकारी दी जाएगी। अभी उस बैच में पर्यावरण चल रहा है, आप लोग को भी पढ़ाई जाएगी भविष्य में। सब चीज एक ही बार में कैसे पढ़ लीजिए, धीरे धीरे होगा। और सतत विकास की अवधारणा के क्रम में मैं आपको जानकारी में दे दूं कि एक ऐसा विकास जो भौतिक रूप से आगे बढ़ता है, सड़क भी बनती है, भौतिक विकास है, लेकिन सड़क के किनारे पेड़ भी लगते हैं, पर्यावरण की संरक्षण भी की जाती है, उसी को हम सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो जीरो कार्बन को सर्जित करता हो। ऐसा नहीं हम विकास कर रहे हैं और पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो मानव अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। न्यूनतम पारिस्थितिकी संतुलन के लिए 33% वन क्षेत्र मैदान में होनी चाहिए। जो हमारा वन नीति है 1986, हालांकि सबसे पहले वन नीति 1952 में बना था, और के मुंशी जो संविधान सभा के सदस्य भी, उनके नेतृत्व में वन महोत्सव भी हुआ था। और इसी क्रम में मैंने कहा कि 33% मैदान में वन होना चाहिए, मतलब आप जितनी एरिया में रहते हैं उतना एरिया में आपके अस्तित्व के लिए उतना वृक्ष का आवश्यकता है। और दूसरा, पहाड़ी क्षेत्र में 66% चाहिए। अभी तक हम लोग 23% के आसपास पहुंचे, मतलब अभी भी हम लोग मैदानी नहीं, ओवरऑल भारत का जो पूरा वृक्षारोपण है, वनारोपण है, वो 23%, अर्थात अभी भी हम 10% क्या है, न्यूनतम परिस्थिति संतुलन से दूर है। बिहार की स्थिति तो और भी खराब है। बिहार 15% पे है, वो भी तब पहले, तो आज से 5 साल पहले 7% पे था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और उसी कड़ी में जल जीवन हरियाली मिशन, और फिर इस क्रम में जो करोड़ों पौधा विभिन्न अवसरों पे लगाए गए हैं, और उसके बाद आज हम 15% पे, जो हमारा हरित आवरण है बिहार का, वो 15% है। इन सब आंकड़ों को यहाँ सेट करने का कोशिश कीजिए। इसी कड़ी में बंद करो बाबू।
नहीं तो उठा के पटक देंगे। जो चीज़ मुझे खराब लगता है इसको ध्यान रखो, डिसिप्लिन में रहो और तरीके में रहो, ठीक है। पढ़ना लिखना तो होता ही रहता है, रोज समझाएंगे क्या? क्या गिरी टपोरी गिरी छोड़ दो। हाँ, तो मैं बता रहा था अभी आपको कि हरित आवरण बिहार का कितना है, 15% है, लेकिन हम अभी थे धूल घेली में, हम आज की घटनाओं में थे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार क्लीननेस पर भी फोकस है। हालांकि 1 और 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण है। एक है नो पॉवर्टी, हर देश प्रयास करे कि गरीबी को दूर कर दे। और SDG 2 नो हंगरनेस, हर देश प्रयास करे कि मेरे यहाँ कोई भूखा नहीं सोए। कुल मिला के 15 इंडिकेटर्स है उसमें, 17 गोल्स है, 15 नहीं 17 गोल्स है। 15 वर्षों में उसको अचीव करना है। 2015 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लाए थे, 2030 में इसे हमें प्राप्त करना है। यह यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है। और दो लिखो नहीं, सुनो, घर पे जाके लिखो, ठीक है। वीडियो सुन करके घर पे जाके लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस SDG गोल में 17 गोल्स, और इस 17 गोल में एक गोल आपका क्लीननेस भी है। इसी कड़ी में याद रखिए, भविष्य में आपको 1 से लेकर 7 तक कम से कम तो याद करना है। अभी 2 याद रखो। एक कौन है? SDG एक है नो पॉवर्टी, और SDG 2 है नो हंगर। हंगर मतलब भूखा, और पॉवर्टी मतलब गरीबी। इसी कड़ी में याद रखिए, अभी मैं धूला खेली में था और नेपाल के विषय बता रहा था कि नेपाल का एक पर्यटन राजधानी भी घोषित हुआ है जिसका नाम है पोखरा। नाम सुना होगा, और बिहार के लड़के तो जरूर सुने होंगे, वो भी दरभंगा मधुबनी का। पोखरा, विराटनगर, न भी चाहते हुए सुन ही लिए होंगे जिंदगी में। पोखरा पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिए कि भारत की 5 जो स्टेट है वो नेपाल की सीमा से लगती है। उत्तराखंड है, यूपी है, सिक्किम है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पूछिएगा कि सर ये सब कहाँ पढ़ेंगे ज्योग्राफी में? पहला दिन भारत का भौगोलिक परिचय। तो सर अभी क्यों बता रहे हैं? तुम्हारा खाली दिमाग में कुछ भर दे रहे हैं, भविष्य में काम आएगा। कुछ तो सुना हुआ रहेगा ना, कुछ घर पे जाओगे और आत्ममंथन करोगे कि आज सर जी की जो क्लास, कौन है जी, आओ इधर आओ, सुन रहा है बाहर से, तो उस समय तुम्हें काम देगा, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो अभी मैं पोखरा के विषय में बताया कि पोखरा क्या है। पोखरा आपका पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये सब लेटेस्ट फैक्ट है जिसको सुनिए। ऐसे ऐसे कई फैक्ट हैं, लेकिन आज करंट की कक्षा नहीं है, लेकिन एक जानकारी आपको दे रहे हैं कि रोज आप इस पर मंथन करते रहिए अपने स्तर से। इसके लिए किसी मार्गदर्शक की भी जरूरत नहीं। जब आप तक कोई न्यूज पहुंच जाए तो उसको जरूर ध्यान में रखिए, तो अच्छा रहेगा। किसी परीक्षा में पूछा मोहन मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी। अब भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री राजस्थान के। याद, ये तो आपके बगल से गुजरता है, रोज गुजरता है ऐसे फैक्ट, ठीक है कि नहीं। अभी यदि पोलैंड का सबसे बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री को मिला तो अभी पोलैंड गए थे, तो सीधी सी बात है। और पोलैंड की राजधानी वारसा, उसको याद रखिए। म्यांमार की राजधानी नेपितो, सोफिया बुल्गारिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। जो कंट्री किसी कारण से चर्चा में आ जाए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अभी पूर्वी तिमोर गई थी कौन? राष्ट्रपति। तो पूर्वी तिमोर का दिल्ली नहीं दिल्ली। तो फिजी गई थी, तो फिजी की राजधानी सूबा। तो ये सब आपकी परीक्षा में जो पूछा जाता है वो ऐसा नहीं है कि 193 देश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के उसको बैठ के रट रहे हो, लेकिन 10-20 तथ्य ऐसे हैं जो सामयिक रहते, तुम्हारे बगल से गुजर जाते हैं तो उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। उस देश के विषय में थोड़ा सा जानने और समझने का प्रयास करिए, ठीक है कि नहीं। जैसे सितवे बंदरगाह अभी चर्चा में आया तो म्यांमार से संबंधित है। चार बहार तो हमेशा पेपर में रहता है,
ईरान से संबंधित है, ठीक है कि नहीं। ग्वादर बंदरगाह का संबंध पाकिस्तान से है। तो इस तरह के जो बंदरगाह हैं उस पर हमेशा नजर देके रखिए, तो आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। हम लोग फिलहाल चलते हैं संविधान सभा की कक्षा में, पॉलिटी में। हम लोग आइए पॉलिटी में आइए। संविधान सभा एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ने हमारे संविधान को बनाया। ये क्या था? नाम से स्पष्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या किया? संविधान बनाने वाली संस्था। ये क्या थी? ये थी संविधान बनाने वाली, अब यहां से लिख सकते हैं, संविधान बनाने वाली संस्था। संविधान बनाने वाली संस्था, यह थी संविधान बनाने वाली संस्था। कौन? संविधान सभा, जिसकी शुरुआत सबसे पहले, जिसकी जो एंगल है कि सबसे पहले किसने इसकी मांग की थी? सबसे पहले इसकी मांग स्वराज्य विधेयक के रूप में तिलक ने किया था। तो लिखिए, सबसे पहले इसकी मांग स्वराज्य विधेयक के रूप में तिलक ने किया था। तिलक ने 1895 में किया था। ठीक है, तिलक ने 1895 में किया था। किसने किया था? तिलक ने। किस विधेयक के रूप में? स्वराज्य विधेयक के रूप में। सबसे पहले स्वराज्य विधेयक के रूप में 1895 में। तो कभी परीक्षा में प्रश्न पूछे कि संविधान सभा का जो पहला अभिव्यक्ति है किस भारतीय नेता के द्वारा की गई, तो किस पर टिक लगाइएगा? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मराठा और केसरी नामक 2 पत्रिका का संपादन किया। मराठा था अंग्रेजी में, ध्यान से सुनिएगा, मराठा था अंग्रेजी में और केसरी था मराठी में। इन सब की जानकारी मॉडर्न हिस्ट्री की कक्षा में दी जाती है। तिलक एकमात्र ऐसे प्रसिद्ध नेता थे जो कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। गांधी जी एक बार बने थे, 1924 बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, हर संभव स्थिति में इसे भी याद रखने का प्रयास करिएगा। इसी कड़ी में, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, अभी एक दिन बता भी रहा था, 1885 बम्बे, वो भी क्वेश्चन कल परसों की परीक्षा में पूछा था, जबकि अभी बता रहा था, लिखवा नहीं रहा था, ठीक जैसे अभी मैं बताया कि तिलक ने मराठा और केसरी, मराठा अंग्रेजी में, मराठा किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी में लिखा, और केसरी मराठी में लिखी। याद रखेंगे, पुणे के फर्गुसन कॉलेज या जो तिलक का दो महत्वपूर्ण युवाओं को जोड़ने का जो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, उसमें शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव, ये शिवाजी ने ही तिलक ने ही महाराष्ट्र में शुरू किया था। कांग्रेस के एक बार भी, एकमात्र ऐसे प्रसिद्ध नेता जो कांग्रेस के एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि तिलक ने इसकी मांग की। गांधी जी ने 1922 में कहा कि हमारी जो संविधान सभा होनी चाहिए, जिसको स्वराज विधेयक कहा गया था, यह स्वराज भारतीयों की इच्छा पे होनी चाहिए, न कि ब्रिटिश संसद के द्वारा होनी चाहिए। तो लिखिएगा, पहले परिचय पढ़ लेना है। पहले क्या पढ़ लेना है संविधान सभा का? तो लो, किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो पहले उसका इंट्रो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, परिचय। और परिचय में जो 4-5 तथ्य होते हैं वो बड़ा परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, उसको पहले याद रखना। संविधान सभा को 3 एंगल से पढ़िए। एक, परिचय जो पढ़ रहे हैं। दूसरा, कि कब इसकी बैठक हुई, तो 9, 11, 13 दिसंबर और 22 जनवरी, ठीक है, और 24 जनवरी 1950। ये 4-5 बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा समिति, संविधान सभा में जो विभिन्न समितियां थी और उसके जो अध्यक्ष रहे, उसके विषय में जान लीजिए। और चौथा भाग लास्ट में क्या होता है? अन्य बातें। उस अन्य बातों की कड़ी में छोटी छोटी बातें होती हैं।
कि भारतीय संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे, तो 15। मतलब आशा है समझ गए होंगे कि जो तथ्यों की चर्चा जनरल लाइन में नहीं, मुख्य धारा में नहीं हो पाई, लेकिन जान लेना चाहिए, तो उसी कड़ी में हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं लास्ट में, अन्य बातें या बूस्टर फैक्ट। तो किस रूप में देखते हैं, बूस्टर फैक्ट के रूप में देखते हैं। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा परिचय चल रहा है, परिचय चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, परिचय। तो परिचय में सबसे पहले क्या पढ़े कि संविधान सभा क्या है, संविधान बनाने वाली संस्था है। दूसरा, इसकी मांग सबसे पहले किसने किया, तिलक ने। किस विधेयक के रूप में, स्वराज विधेयक के रूप में, कब, 1895। अब सीधे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में। गांधी जी ने 1922 में कहा, 1922 में कहा कि स्वराज, कहा कि स्वराज्य भारतीयों की इच्छा पे होनी चाहिए, स्वराज्य भारतीयों की इच्छा पे होने चाहिए। होना चाहिए, स्वराज भारतीयों की इच्छा पे होना चाहिए, न कि ब्रिटिश संसद के द्वारा, न कि ब्रिटिश संसद के द्वारा, न कि ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है। तीसरा, याद रखिए, सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। जैसे आप हमसे उस रूम में मिलिएगा तो क्या होगा, अनौपचारिक बातचीत होगी, हम आपको कुछ बताएंगे, ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए। यहां जो बताएंगे वो क्या होगा, औपचारिक होगी। तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों में अंतर समझ गए, आ गए। जो ह्यूमन रिलेशन बेस्ड है उसको कहते हैं मानव संबंध। और याद रखिए, मानव संबंध आंदोलन के प्रणेता पूरे विश्व में एल्टन मेयो थे, और मानववाद के प्रणेता थे पेट्रार्क। ठीक है, इस दोनों बात को याद रखिएगा। मानव संबंध आंदोलन, ये सब कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए। ये प्रणेता थे मेयो, और मानवतावाद के प्रवर्तक थे पेट्रार्क, और वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रणेता थे टेलर। कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए, काम देगा कभी। नीचे में मत लिखो ना, संविधान सभा परिचय में ही तुम लिख लीजिए, जहां कहें वही लिखो ना। ठीक है। मानव संबंध आंदोलन के प्रणेता थे मेयो, MAYO। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म के प्रणेता थे पेट्रार्क, और वैज्ञानिक प्रबंध के प्रणेता थे टेलर। ये तो हम आपके स्तर पे पढ़ाते हैं। और जानते हो, 2-3 दिन 4 दिन पहले कोई सिपाही की परीक्षा हुई थी, उसमें यह पूछा था, क्योंकि पढ़ते हैं आप ग्रेजुएशन के लेवल पर, SSC रेलवे के लिए। अब पूछता कहाँ है सो देख लीजिए। तो छोटे स्तर जो कि इंटर आधारित है परीक्षा, फिर भी उसका लेवल क्या है, वो एक लेवल पर अपने आप परीक्षा लेता है। ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए हर चीजों को थोड़ा सा जानने और समझने का कोशिश कीजिए। ये कक्षा कर लीजिएगा तो ग्रेड 3 में जितनी वैकेंसी आती है ऐसे ही 90% सॉल्व हो जाएंगे। यदि याद रह गया तो याद रह गया, तब तो 100%, 100 में एक आधी दो नहीं बनेगा, 100% आप बनाने की स्थिति में रहिएगा। लेकिन गलती तो कीजिएगा ही, कितना भी बता देंगे वो तो संभव है नहीं, मानव है, मानव भूलेगा ही। ठीक है, आगे बढ़िए। हम लोग अभी हैं कहाँ पे, संविधान सभा में। तो लिखिएगा सर्वप्रथम, नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से
सर्वप्रथम औपचारिक रूप से, थोड़ा तेजी से लिखिए, औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार, औपचारिक मतलब फॉर्मल रूप से, फॉर्मल वे में संवैधानिक सभा का विचार, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का विचार एम.एन. राय ने 1934 में, एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से, फॉर्मल तरीके से किसने रखा, रूप से एम.एन. राय। कब रखा? 1934 में, ठीक है, 1934 में औपचारिक रूप से रखा। अंतिम रूप से, फिर लिखिए, अंतिम रूप से कैबिनेट मिशन योजना ने, अंतिम रूप से कैबिनेट मिशन योजना ने 1946 में अंतिम रूप से, कल पढ़े थे ना, परसों मतलब पिछले दिन पढ़े थे ना, कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया। दो बातें बताए थे, ठीक है, दो बातें बताए थे। क्या बातें बताए थे? 1946 के बताओ ने क्या बात बताया था कैबिनेट मिशन में? तुम बताओगे, तुम बताओगी, बोलो। हमने पूछा था कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में दो बातें क्या थी, 24 मार्च 1946 को आया, और प्रपोजल्स क्या थे? वेरी गुड, संविधान सभा और, हाँ राइट, भारत के विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया, पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया, और इसके बाद मुस्लिम लीग ने नारा दिया था, लड़के लेंगे पाकिस्तान, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था। बटन दावे आंसर नहीं निकला, तो इसका मतलब अभी दूर दूर तक संभावना नहीं है। जो चीज पढ़ लिया उसका तो आंसर निकल ही जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए, ठीक है। यह खेदजनक, आप जैसे बुढ़े लोगों से अपेक्षा है कि जब बटन दाबे तो तुरंत आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है। हाँ, कहना नहीं पड़े, तब ना खुशी होगी, तब ना पढ़ाने में और ज्यादा बात बताने में मजा आएगा। मास्टर को मजा कब आता है? जो ओरिजिनल मास्टर, उसको मजा तब आता है जब विद्यार्थी भी खूब याद वाद करके आए, तो मन करता है इसको और कितना ज्ञान से डुबा दे। और जब बेसिक ही नहीं याद होते, सोचेंगे कि दो ये सब पढ़ने वाला ज्यादा नहीं है, पहले इतना ही कर ले वही बहुत है। यही होगा अंत में, ठीक है कि नहीं? इसलिए समय रहते उसको याद, जब पूछे पढ़ा के ना पूछे हैं, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ाए पूछ दिए, ठीक है कि नहीं? ये बच्ची याद करके आती है, बैठ के क्या याद करके जाना है। अभी से याद करके जाओगे तो जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा तुम्हारा अपने आप तुमको लगेगा मेरा पूरा सिलेबस मेरे कंट्रोल में, और नहीं सोचोगे कि अच्छा पहले पढ़ ली थी फिर वही सब, तो वो फिर गायब हो जाता है, फिर नए सिरे से आपको देखना पड़ जाएगा। तो इसलिए साथ में याद करते, और जो सवाल है मैथ रीजनिंग जिसका भी जो कक्षा चल रही है उसका बनाते चलो, तभी उसका लाभ मिल पाएगा। इसी क्रम में मैंने अभी आपसे बताया एम.एन. राय, इसी कड़ी में मैंने बताया फाइनली कब बना कैबिनेट मिशन प्लान, पढ़ चुके हैं 1946 में हमारा ये संविधान सभा का गठन किया गया। इसी अनुशंसा के आलोक में संविधान सभा का गठन, तो लिख देंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। फिर टिक लगा लो, इसी पर टिक लगाओ कैबिनेट मिशन पर। परीक्षा में सबसे पहले वही पूछेगा कि किसके अनुशंसा पर कैबिनेट मिशन की नींव रखी गई,
किसके अनुशंसा पे रखी गई? कैबिनेट मिशन योजना 1946। कितने तारीख को आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन यहाँ आए थे। और ये भी बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना को कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रिटिश कैबिनेट के ही तीनों सदस्य थे, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, क्रिप्स। और क्रिप्स के द्वारा एक प्रस्ताव भी लाया गया था 1942 में, जो इतिहास में पढ़िएगा। लेकिन सुन के रखिए कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में, जिसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है, उन्होंने कहा कि भूखे को रोटी की आवश्यकता अभी है, और आप कहिए कि भविष्य में हम केक खिलाएंगे, अभी रोटी मत मांगो, अब भविष्य में हम केक खिलाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। अभी तुमको पानी प्यास लगी है, हम कहेंगे कि रुक जाओ, शाम में तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। मूल बिंदु पे आ जाए। इसी कड़ी में गांधी जी ने इस प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, जो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिए थोड़ा सा। इसी क्रम में हमने अभी आपको बताया संविधान सभा का गठन हो गया। और संविधान सभा के गठन के आलोक में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, जिनका नाम था ऑस्टिन। नोट में लिख देंगे, ऑस्टिन। ऑस्टिन, AUSTIN, जैसे लिखो, नाम में स्पेलिंग वगैरह का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, ठीक है। ASTEEN भी लिख सकते हो, जो तुमको सहूलियत है लिख लो, लेकिन ऐसे लिखो, ऑस्टिन। हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध शुद्ध ऐसे भी लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये ऑस्टिन ने क्या, ये बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, और संविधान सभा ही कांग्रेस है। मैंने किसी अन्य विचारधारा वाला को ज्यादा नहीं रखा गया, कांग्रेसी विचारधारा वाले को ज्यादा रखा गया। तो ऑस्टिन साहब ने कहा, जो परीक्षा का प्रश्न भी बन गया, कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेसी संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है? तो लिख देंगे, ऑस्टिन के शब्दों में, ऑस्टिन के शब्दों में, ऑस्टिन के शब्दों में संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है, डैश 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 डैश, संविधान सभा ही कांग्रेस है। क्या है? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा संविधान सभा ही कांग्रेस है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। फिर से बोलिए कि संविधान सभा ही कांग्रेस किसने कहा? संविधान सभा ही कांग्रेस किसने कहा? अभी तक कितनी बात बताए? अभी तक बताया कि सर आपने, सबसे पहले आप आए तो आपने यह कहा कि संविधान सभा क्या है, संविधान बनाने की एक संस्था है, यह आपके द्वारा कहा गया। सर आपके द्वारा यह कहा गया कि इसकी मांग सबसे पहले तिलक ने रखा था स्वराज विधेयक 1895 के रूप में। सर आपके द्वारा यह भी कहा गया कि कालांतर में गांधी जी ने 1922 में यह कहा कि स्वराज, भारतीयों के स्वराज विधेयक भारतीयों की इच्छा पे होनी चाहिए, न कि ब्रिटिश संसद के द्वारा। सर इसी कड़ी में आपने बताया कि सबसे पहले औपचारिक रूप से यह मांग संविधान सभा की M.N. राय ने 1934 में रखा। सर पूर्व में भी आपने बताया था और आज भी आपने बताया कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आलोक में संविधान सभा का गठन किया गया। सर लास्ट में एक आपने बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला। एक राजनीतिक शास्त्री थे जिनका नाम था ऑस्टिन, जिन्होंने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस संविधान सभा, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रजायिक रूप। इतनी बातें सर अभी तक हमने याद रखने की कोशिश की। नहीं तुम बोलो तो बात हम अभी बोले हैं, बोलो। नहीं वो बोले, हाँ हाँ हाँ, सारी बात बोलनी है। सारी बात नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा यार? कमाल करते हो यार, हमसे सारी बात सुनते हो, 3 बार सुनते हो, 4 बार सुनते हो, और तुम एक बार भी नहीं बोलोगे। बोलो क्या जी?
तो एक बार भी बोलोगे ना, दो तीन बातें भी बोलोगे ना, बोलो आराम से। नहीं हम पूछेंगे नहीं, अब तुमने आज अभी क्या क्या पढ़ा, 10 मिनट आधा घंटा में क्या क्या पढ़ा। नहीं सर ऐसे नहीं कीजिए, नहीं सर ऐसे नहीं कीजिए। तो चलो औपचारिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने रखी थी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बैठ जाओ। किसने या तुम बोलोगे पूरा, जैसे हमने अभी आपको बताया, बोलिएगा कोशिश। हाँ कोशिश कीजिए। हाँ हाँ अपनी भाषा में बताइए, घबराने की बात नहीं है। ठीक है। स्वराज मंत्री नहीं, स्वराज विधेयक के रूप में तिलक ने रखा 1895 में। ठीक, सीधे चला गया एम एन राय पर, चलो वो भी ठीक है। हाँ हाँ, उधर तुम नहीं देखो, मेरी ओर देखो। उस तथ्य से ज्यादा हम स्मार्ट हैं, सो देख ही रहे होगे। ये भी इस एज में, 75 साल का एज में। नहीं, हंस रहा है। मेरी ओर देखो, गायब हो गया। सर आपकी ओर देखते हैं ना तो सारा तथ्य भूल जाते हैं। बैठो। कौन बताओगे तुम लोग में से? आप बताइएगा, बताइए, कोशिश कीजिए। अरे सब तो तुम्हारे ही टाइप का है, तो शर्माना क्या है, बोलो। कल बता दोगी पक्का ना? उस दिन अभी वाला तो बताओ। इधर इधर हम खड़ा है, इधर। तुम तो महाराष्ट्र आई हो तो इधर को देखना है, उधर को नहीं देखना है। सिर्फ मेरे को देखना है और तथ्य को बोलना है। 1895, 1895, 1895। हाँ हाँ। और वेरी गुड, इसके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, फिर इधर इधर इधर। इतना अच्छा तो बता दिया, लास्ट वाला तो पढ़ ही लिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट तो कही है कि कैबिनेट मिशन योजना और लास्ट में आस्टिन। चार ही शब्द तो याद रखना है, बैठो। एक तिलक याद रखना है, बोलते समय तिलक, गांधी, एम एन राय, कैबिनेट मिशन, आस्टिन, यही ना 5 शब्द याद रखना है। और यदि कॉन्सेप्ट बन गया तो अपने आप बोल दीजिएगा, सर तिलक ने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा, एम एन राय ने क्या कहा। नहीं, सिर्फ इस 5 शब्द को याद रख लेना है, काम खत्म, कंप्लीट आपका। चलिए नेक्स्ट, अब आइए देखेंगे। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए, जुलाई 1946 में चुनाव हुए। यह चुनाव, यह भी क्वेश्चन हाल के परीक्षा में पूछे हुए। जुलाई 1946 याद रखिएगा। यह चुनाव प्रांतीय विधानसभा के द्वारा प्रोविंशियल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली अंग्रेजी में कहते हैं चुनाव, यह चुनाव प्रांतीय विधानसभा, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए गए थे, वयस्क एडल्ट सफरेज के आधार पर कराए गए थे, वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए गए थे। नोट में लिख देंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना। सामान्यतः
10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना था। एक प्रतिनिधि का चुनाव करना था। ठीक है, ओके। याद रखिएगा 2 बिंदु कि चुनाव कब संपन्न हुए थे, जुलाई अगस्त में। देखिए हम जुलाई लिखा है कि तुम कंफ्यूज, तुम्हारा कमजोर दिमाग है, गड़बड़ा गए तो दिक्कत हो जाएगी। परीक्षा में पूछा जाएगा चुनाव कब संपन्न हुआ, कब हुआ, तो जुलाई 1946। अभी भी मैंने कहा कि किसी परीक्षा में पूछा भी था 5-7 दिन पहले की परीक्षा में, तो सर पहले क्यों नहीं बता दिया? पहले चैप्टर आएगा तब ना, चैप्टर वाइज चलेगा ना, पहले कैसे बात सुन लोगे? फिर प्रांतीय विधानसभा क्या उसका स्वरूप है? तो प्रांतीय विधानसभा अप्रत्यक्ष रूप से और 10 लाख की जनसंख्या पर एक का चुनाव करना है, वयस्क मताधिकार, ये 3 शब्द को ध्यान रखना। अब टोटल कितने सदस्य चुने गए? उस समय भारत की आबादी ही 38 करोड़ के करीब में थी, तो 10 लाख पर हो ही गया। 389 सदस्य चुने गए। कितने सदस्य चुने गए? तो संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए, ये याद रखिएगा। 389 लिख लो, 389 सदस्य चुने गए, जिसमें निर्वाचित हुए 296, जिसमें निर्वाचित हुए 296। अब 296 में भी प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से 292 और ब्रिटिश कमिश्नरी से, और ब्रिटिश कमिश्नरी से 4, ब्रिटिश कमिश्नरी से 4 लिख लो। 4 ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी से चुने गए, चीफ कमिश्नरी से चुने गए। ठीक है, चीफ कमिश्नरी से चुने गए। निर्वाचित हुआ कितना? 296। तो 296 में 292 ब्रिटिश प्रांत से, 11 प्रांत थे ब्रिटिश में, ब्रिटेन जब आजादी दिया था उसके आसपास, और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से चुने गए थे। 4 ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी इसको कहते थे, चीफ कमिश्नरी से चुने गए थे। अब दूसरा था मनोनीत। मनोनीत कितने हुए? 93। हो गया ना? 296 प्लस 93 कितना होगा? 296 प्लस 93 जोड़ो जल्दी से, कितना होगा? इतना टाइम लगेगा? 389। तो मनोनीत कितने हुए? नॉमिनेटेड, उसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉमिनेटेड। तुम लोग पूछोगे या पूछोगी कि सर ये नॉमिनेटेड क्या होता है? जैसे मैं कहूंगा कि एक मॉनिटर को हम चुनते हैं, तो हम चुन दिए तो मनोनीत, और यदि चुनाव से चुना गया तो चुनाव हो गया प्रत्यक्ष। ठीक है कि नहीं? आशा है समझ गए ना कि चुनाव में, निर्वाचन में और मनोनयन में क्या अंतर होता है? तो मनोनयन कौन कर दिया? सरकार। और इसमें कहां के सदस्य थे? तो हमारे देसी रियासत थे, देसी रियासत थे, देसी रियासतें थी, शुद्ध हिंदी में देसी रियासतें थी। और एकमात्र देसी रियासत ने हिस्सा नहीं लिया था जिसका नाम था हैदराबाद। किस देसी रियासत ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया? किस संविधान सभा ने देसी रियासत में हिस्सा नहीं लिया? किस संविधान सभा ने देसी रियासत में हिस्सा नहीं लिया? तो हैदराबाद। तो लिख देंगे हैदराबाद ने, हैदराबाद एकमात्र देसी रियासत था जिसने हिस्सा नहीं लिया।
जिसने हिस्सा नहीं लिया। हैदराबाद एकमात्र ऐसा देसी रियासत था जिसने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, नहीं लिया, टिक लगा लीजिए। और टोटल कितने देसी रियासत थे? टोटल 550 से अधिक। और जिसका एकीकरण का श्रेय आजादी के बाद किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के किसान महिलाओं ने दी थी 1928 में। लेकिन वो सब इतिहास की तथ्य हैं। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी, संविधान। तो जो संवैधानिक संदर्भ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स होंगे, उसी की जानकारी आपको दी जाएगी। इसी कड़ी में मैंने बताया। अब लिखिए, ध्यान रखें कि सबसे संविधान सभा में सबसे अधिक संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य। ध्यान रखें कि संविधान सभा में सबसे अधिक संयुक्त प्रांत से, जो पहले उत्तर प्रदेश का नाम था, संयुक्त प्रांत से 55, संयुक्त प्रांत से 55, मद्रास से 49, मद्रास से 49 और बिहार से 36 सदस्य चुने गए थे। और बिहार से कितने सदस्य चुने गए थे? तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से संयुक्त प्रांत से कितने? 55। मद्रास से, बिहार से। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तुम्हारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों परीक्षा दोगे, देश के स्तर पर परीक्षा दोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, यदि राज्य स्तर पे भी दोगे तो ये भी याद रखना है कि बिहार से संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे। बिहार से संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? 36 सदस्य चुने गए थे। तो याद रखेंगे, टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, नोट में ही ये भी लिखिए, भूलना नहीं है। या उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है कि संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या, संप्रदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या सामान्य से 213, सामान्य से 213, मुस्लिम 79, सामान्य से 213, संप्रदाय के आधार पर सामान्य से जनरल से 213, मुसलमान 79 और सिख 4, सदस्य चुने गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधार पर महिला 15, कितनी महिला थी? 15, टिक लगा लेना, महिला पर टिक लगा लो, महिला और बिहार पर टिक लगा लेना। टिक लगाने का मतलब भूलना नहीं है किसी भी स्थिति में। महिला से 15, अनुसूचित जाति 26, अनुसूचित जाति 26, अनुसूचित जाति 26 और अनुसूचित जनजाति से 13, अनुसूचित जनजाति से 13 नहीं 33 सदस्य चुने गए। नोट में लिख दो, पारसी से PH मोदी, पारसी संप्रदाय होता है ना, पारसी से PH मोदी और एंग्लो इंडियन
से फ्रैंक एंथोनी थे, एंग्लो इंडियन से फ्रैंक एंथोनी चुने गए थे, चुने गए थे, चुने गए थे, फ्रैंक एंथोनी चुने गए थे, फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट नोट में नोट करके लिखोगे, नोट, जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जिन्ना, जिन्ना का नाम सुने हो ना, जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन सब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? देखो ना, जिन्ना और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कितनी बड़ी बात कि जिन्होंने संविधान बनाने की दिशा में आंदोलन किया, संविधान सभा, और वे स्वयं उसके सदस्य नहीं बने, विशेषकर महात्मा गांधी। और इसीलिए परीक्षा में पूछा भी जाता है, यदि बन जाते तो नहीं पूछता, और आप याद नहीं रखिएगा तो गड़बड़ करके आ जाइएगा। और यह भी याद रखिएगा, यह भी अति महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर सबसे पहले संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में, तो बाद में वो बम्बे से चुने गए। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आप उत्तर देंगे। यदि पूछेगा कि शुरुआत में पहले संविधान सभा में अंबेडकर कहां से चुने गए, तो पूर्वी बंगाल से। और यदि पूछेगा कि अंतिम रूप से कहां से चुने गए, तो बम्बे से। तो जैसा क्वेश्चन वैसा उत्तर होता है। तो लिख देंगे नोट, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर आरंभ में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, आरंभ में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद, लेकिन विभाजन के बाद जयकर के इस्तीफा देने के बाद, जयकर के इस्तीफा देने के बाद, जयकर के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में, जयकर के इस्तीफा देने के बाद, जयकर के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में, उपचुनाव में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से चुने गए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से चुने गए, पूना संसदीय क्षेत्र से चुने गए, पूना संसदीय क्षेत्र से चुने गए, पूना संसदीय क्षेत्र से चुने गए। अभी तक विगत 40 साल से मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, 35-40 सालों, और 1983 ईस्वी के भी क्वेश्चंस को मैंने देखा है, जब यूपीएससी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की शुरुआत किया था। आज तक कभी भी पूना नहीं पूछा है, जब भी पूछा है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी ही पूछा है। लेकिन फिर भी मैं आपको पूना लिखा दिया, क्योंकि हम लोग 21वीं सदी के तीसरे दशक में, थिएटर को तंग करना होगा तो आपको फंसा लेगा। तो स्पष्ट हो गई वस्तु स्थिति। यदि पूछेगा किस सीट से जीते, किस सीट से जीते, अब पूछा किस प्रेसिडेंसी से जीते, तो बॉम्बे। तो जैसा विकल्प वैसा आपका उत्तर होना चाहिए। यह था परिचय। ये जितनी बात हमने बताई, महिला सदस्य की संख्या 15, महिला सदस्य की संख्या सामान्य से कितने चुने गए थे, सामान्य से 213, टोटल 389। विभाजन के बाद, ये भी याद रखिएगा, वो भी लिख दीजिए नोट में, एक लाइन और लिख दीजिए। विभाजन के बाद
संविधान सभा में 296 सदस्य थे। दो सौ छियानवे सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब लिखो दूसरा भाग है। दूसरा भाग क्या था? दूसरा भाग था बैठक। बैठक बैठक तो लिखो बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1940 को संपन्न हुआ। दिल्ली में, दिल्ली में संपन्न हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ब्रैकेट में लिख दो, आधुनिक बिहार के निर्माता। सच्चिदानंद सिन्हा ब्रैकेट में लिखो, आधुनिक बिहार का निर्माता। बिहार के निर्माण में निर्माणकर्ता कौन थे? कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार के निर्माता को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सुन लीजिए, पूछेगा कि पहला अध्यक्ष कौन चुना गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर आइए 11 दिसंबर, हर 2 दिन के बाद बैठक हुई, 3, इसलिए कभी डेट भुला जाइए। तो जैसे चार्टर एक्ट में बताए थे कि चार्टर एक्ट कितने वर्षों के बाद आई थी, 20 वर्षों के, ठीक उसी तरह से इसको भी याद रखिएगा। इन द वर्स्ट केस भुला गए थे, दिमागी तो है कि 2 के बाद कब हुआ था, तो याद रहेगा ना कि सर कहे थे कि 2 दिन के बाद, तो 2 के बाद फिर 11 दिसंबर को हुई, और फिर 2 दिन के बाद हुई 13 दिसंबर को हुई, और तीनों दिन बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। पहला दिन क्या हुआ देखो ना, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। सच्चिदानंद सिन्हा, अरे तुम लोग बोलोगे ना, हम ही से बुलवाता है, आप लोग बोलिए ना, कौन बने अस्थायी अध्यक्ष? कौन बने? क्या बने? हाँ, अस्थायी अध्यक्ष बने। कौन बने? कब बने? 9 दिसंबर 1900। परीक्षा में पूछेगा, पिछले साल बिहार दरोगा में पूछा था। ठीक है, लड़का राजेंद्र प्रसाद पे बना दिया, महाबुर्बक था। ये थोड़ा ही पूछा था कि अस्थायी के अस्थायी। ठीक है, पूछा था पहला अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष तो है ही कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसीलिए गफलत में नहीं आ जाएगा, क्योंकि दूसरा तथ्य पढ़िएगा तो कंफ्यूजन होगा आपको। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब तक कि पहला पूछा तो सच्चिदानंद, यदि पूछा पहला अस्थायी तो राजेंद्र प्रसाद, पहला अस्थायी तो सच्चिदानंद, क्या दिक्कत है इसमें? तो लिखिएगा 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, नेक्स्ट पॉइंट, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में, दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, चुने गए। एक और लिखिए, भूलेंगे नहीं,
भूलेंगे नहीं। एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, और बी एन राव, और बी एन राव, और बी एन राव ये पहले उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष। और बी एन राव, और बी एन राव कौन थे? पहले संवैधानिक सलाहकार, पहले संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, पहले संवैधानिक सलाहकार। तो पहले संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहले संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहले संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? हाँ सच्चिदानंद। पहले अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले अस्थाई अध्यक्ष, पहले अस्थाई अध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष, पहले संवैधानिक सलाहकार। हुआ ना? कितना तारीख को? अस्थाई अध्यक्ष कब चुने गए? अस्थाई अध्यक्ष कब चुने गए? तो 9/11 हो गया। अब लिखो 2 दिन के बाद फिर 13 दिसंबर, 13 दिसंबर, 13 दिसंबर 1946। तो 9 हो गया, 11/12/1946 और 13/12/1946। हम कह दिए आप से जाए इसको सेट कीजिए। तो पहला दिन क्या हुआ? पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने? फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने। दूसरा दिन क्या हुआ? फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट बने। कौन? राजेंद्र प्रसाद। और एस सी मुखर्जी क्या बने? और तीसरा बी एन राव क्या बने? अब तीसरा दिन आ जाइए, 2 दिन हो गए आप लोग। तीसरा दिन नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव कहते हैं, और कालांतर में यह प्रस्तावना कहलाया। नाम ही है उद्देश्य प्रस्ताव। नाम क्या है? तो यहां लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य या वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। किसने रखा? जिसे इस उद्देश्य प्रस्ताव को कालांतर में प्रस्तावना कहलाया। और यह संविधान सभा की, यह संविधान की आत्मा या कुंजी, नेहरू के शब्दों, नेहरू के शब्दों। ठीक है, तो लिख दीजिए, यह उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में क्या कहलाया? लिख देंगे, यह उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में प्रस्तावना के नाम से जाना गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में
प्रस्तावना के नाम से जाना गया, वहीं पे भी लिख सकते थे, प्रस्तावना के नाम से जाना गया। और नेहरू के शब्दों में यह संविधान की आत्मा और कुंजी थी। और नेहरू के शब्दों में, नेहरू के शब्दों में यह संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा या कुंजी थी, संविधान की आत्मा या कुंजी थी। अभी नहीं पूछना सर कुंजी बने क्या होता है, तब तो हम बेहोश हो जाएंगे। की के ई वाई, हाँ, आत्मा सोल लिखेंगे। भूलना नहीं है कि यह उद्देश्य प्रस्ताव, भूलना नहीं है यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। पारित कर दिया गया, ठीक लगाइए। 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के निर्माण में, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के निर्माण में एक प्रारूप समिति बनाई गई, एक प्रारूप समिति बनाई गई। संविधान के निर्माण में एक प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। और इसी कारण उन्हें संविधान का जनक कहा गया, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी कारण उन्हें संविधान का जनक कहा गया। इस प्रारूप समिति में, इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य अध्यक्ष को लगा के थे। इस प्रारूप समिति में कुल, इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य, 7 सदस्य अध्यक्ष को लगाकर थे, अध्यक्ष को लगाकर थे। अध्यक्ष को लगाकर थे। सदस्यों का नाम निम्नलिखित, देखो सदस्यों का नाम निम्नलिखित। अध्यक्ष का नाम तो लिख दिया ऊपर में, अब कितना नाम लिखना है? 6 यही लिखेंगे ना, और तो 6 लिखो। पहला गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी लिख दे क्या? के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद, सैयद लिखो ना, हो गया काफी। सैयद मोहम्मद भी लिख दो, मैंने एक ही में है। इसके बाद है कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। कितना नाम हो गया? कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णाचारी, कृष्णाचारी। कौन चारी? कृष्णाचारी। एम माधव राव, एम माधव राव, एम माधव राव।
एम माधव राव, ठीक है, एम माधव राव, हो गया। फिर लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि प्रारूप समिति की पहली बैठक या प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। 29 अगस्त 1947 को हुआ। उनतीस अगस्त 1947 को हुआ। इसी कड़ी में संविधान सभा को अंतिम रूप देने के लिए, संविधान सभा को अंतिम रूप देने के लिए 3 सत्र हुआ, जिसे वाचन कहा जाता है। 3 सत्र हुआ। 3 सत्र मतलब विचार विमर्श के लिए 3 सत्र या सेशन उसको कहते हैं, ठीक है। 3 सत्र हुआ। पहला 9 नवंबर से 9 नवंबर 1948 पहला सत्र। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। पहला जो लिखे है ना, पहला उसको लिख दीजिए 5 दिन का, 4 से 9 तक चला था। 4 नवंबर 9 नवंबर लिखे है ना, वहां 4 नवंबर लिख दिए, 4 से 9 तक। मैंने विचार विमर्श का सत्र था ना, 4 से 9 नवंबर तक, ठीक है। ऐसे लगता है एक ही दिन चला, एक दिन नहीं चला, 5 दिन चला। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। और दूसरा सत्र कब चला? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर। तो सबसे लंबा सत्र कौन चला? दूसरा, ठीक है। दूसरा पे टिक लगा दीजिए। कभी कभी बहुत छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, इतना पढ़ोगे हो गया, एकदम छोटा आ गया कि सबसे लंबा वाचन कौन सा वाचन था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा याद रह जाएगा, पढ़े तो ही, उस पर टिक लगा के रखना है, तो अटेंशन में रहना है कि दूसरा सत्र सबसे लंबा था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को हम लोगों ने अंत में विचार विमर्श के बाद क्या किया? स्वीकार कर लिया, अंगीकृत कर लिया। और उसी तिथि को हम लोग विधि दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। कारण था कि 26 जनवरी 1930 बड़ा इंपॉर्टेंट तिथि है कि जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे, और यहां हमने संकल्प लिया था, पहली स्वाधीनता दिवस मनाया था। उसी 26 जनवरी की तिथि को स्मरणीय बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया था। यही इसके पीछे का दृष्टांत था। 3 ही प्रावधान को हमने 26 नवंबर, गप मत करो बीच में, बच्चा 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 बीच में गप नहीं करना, जो भी करना हमारे साथ करो। क्या पूछ रहे थे, बोलो। नहीं समझे तो हम समझे, 4 बार समझाते हैं ना, बोलो ना क्या। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे? तुम जाओ, तुम पढ़ने वाला नहीं। तुम्हारे ऐसा गधा हम नहीं देखे, जिंदगी में नहीं देखे। ऊपर में ही आए हैं, लिखे हैं पॉलिटी,
ये भी बताते हैं कि 9 खंड पढ़ने, वहां से शुरू किए हैं, और तब भी लास्ट में उससे पूछ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं। कि पढ़ने वाला विद्यार्थी है कहीं से भी? तुम लग रहे हो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, संविधान पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और तुम पूछ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तुम तो मेरा सत्यानाश कर देगा। पहला दिन है तुम्हारा, तो सुन देखे नहीं क्या लिखा है, ला देख इधर, इधर आई ना, इधर नहीं टाटे की, इधर ना, हम प्यार करते, इधर लाओ ना, नहीं उधर नहीं टसकना है, तुम कॉपी लाओ ना, इधर आओ। तो वे लोग क्लियर बताते हैं कि पॉलिटी संविधान है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं तो बाबूजी से कॉन्स्टिट्यूशनों का पैसा मांग लेगा, संविधान का किताब का ही मांग लेगा, ऐसा ही विद्यार्थी मांगता है। सीधे क्या, किस क्लास में हो बाबू? 11th। ठीक है, पढ़ो। तो गांधी जी को गधा जी लिखता है, गांधी जी भी लिखने नहीं आते, देखो ना, गांधा जी लिखा है। गांधी जी की आत्मा कितना दुखित होगी। लिखो, भागना नहीं, लिखो। 11th में हो इसलिए नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन गांधी जी भी लिखने तुमको नहीं आता है, तो तुमसे हम क्या उम्मीद करेंगे। गाधा जी लिखा है, बस पाई हटा देता तो गधे हो जाता। इतनी शर्म की बात है कि मास्टर साहब तुम्हारा तो, ठीक है, प्रारंभिक मास्टर साहब तुम्हारा क्या कर दिए, गायब कर दिए। चलिए ठीक है, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, देखो कहाँ थे और कहाँ आ गए। हम लोग इसी कड़ी में कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब तो इसको देख करके लगता है कि हम क्या पढ़ता है तुम लोग को। नहीं, तो ये सब था विद्वान टाइप का लगता है जो आगे बैठा है, नहीं तो गड़बड़ा जाता। ठीक है, जागृत रहो, जागृत। हम लोग सामान्य अध्ययन में है, जीएस में 9 खंड पढ़ने होते हैं, उसके पहले खंड में आज है। इसके पहले शायद तुम मैथ पढ़े होगे, क्या पढ़े हो इसके पहले? मैथ पढ़े होगे, मैथ ही पढ़े हो ना, ऐसा नहीं ना कि इंग्लिश को मैथ समझ लिया। ऐसा विद्यार्थी तो कुछ भी समझ सकता है। तो मैथ पढ़े होगे, ठीक है कि नहीं? तो मैथ समझे ना, क्यों मैथ था। 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मैथ शुरू में आए थे तो सुने नहीं भाषण, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस। अब जीके जीएस के 9 खंड है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट और मिसलेनियस। और 3 खंड आज होंगे, पहला पॉलिटी, दूसरा बायोलॉजी, तीसरा केमिस्ट्री। और सुन लो, करेंट मिसलेनियस तो रोज हम भाषण देके जाते हैं, अब 15 दिन पे एक दिन विधिवत कक्षा लेते हैं। तो बात समझ में आ गई। रूटीन, रूटीन विशेष तुम्हारे व्हाट्सएप पे आता है। किस पे आता है? प्रत्येक दिन 9 बजे रात के पहले तक पहुंच जाता है, ठीक है कि नहीं? अब नेट ही बंद रहा, कुछ ऐसा हुआ, ऐसा होता है कभी कभी, नेट बंद है, तो अपने रूटीन के अनुसार आ जाइएगा। और नेट बंद तभी रहेगा जब लॉ एंड ऑर्डर संकट रहेगा, और कानून व्यवस्था जब संकट रहेगा तो ऐसे भी कक्षा बंद ही रहेगी। और कानून व्यवस्था किस सूची में है? राज्य सूची में। 3 सूची होता है, केंद्र की सूची, राज्य की सूची या समवर्ती सूची। ये सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। अभी तुमको ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम फ्यूज कर जाएगा, बाहर तक जाते जाते बेहोश। ठीक है, आगे लिखो, लेकिन रहना, ठीक है, लिखना, लिख भी नहीं पाओ तो कोई घबराना नहीं है। आज जाके वीडियो तुमको भेज देंगे, वीडियो फिर से सुन लेना, तुम सुनना अभी, ठीक है? हाँ, नोट हम दे देंगे तुमको। और कुछ? चलो, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, कहाँ थे? हम लोग बड़े अच्छे, हाँ, वाचन में थे। वाचन, 3 वाचन हुआ, और 3 वाचन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। तो लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को
संविधान को स्वीकार कर लिया गया, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। एडॉप्ट, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एडॉप्ट। और इस दिन हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विधि दिवस या संविधान दिवस। विधि दिवस, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन लिखेगा, उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे। उस दिन 284 सदस्य उपस्थित और हस्ताक्षर किया। संविधान सभा पे, संविधान पे कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? और इसमें 8 महिला थी। इसमें 8 महिला सदस्य उपस्थित थी। लिख देंगे 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया। 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया। इनमें 8 महिला थी। इनमें 8 महिला थी। इस तरह से संविधान 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद बनकर तैयार हुआ। कुल बनकर तैयार हुआ। 65 लाख खर्च हुए। 65 लाख खर्च हुए। 15 संविधान के 15 अनुच्छेद को, संविधान के 15, नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट करके लिखो, संविधान के 15 अनुच्छेद को, संविधान के 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया। कितने आर्टिकल को? 15 आर्टिकल को। 26 नहीं, 15 आर्टिकल को। किस तारीख को लागू कर दिया गया? और शेष अनुच्छेद को, और शेष आर्टिकल्स को, शेष अनुच्छेद को, और शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लागू किया गया। लागू किया गया। ठीक है। और यह लिखने की जरूरत है कि इस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसको लिखने की जरूरत है। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं बाबू? लिखने की जरूरत है। लिखेंगे इसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सब तरह का लड़का होता है ना। तुम जानते हो तो खुशी की बात है, नहीं जानते हो तो तुम भी तो कभी किसी जमाने में नहीं जानते होंगे, हम भी किसी जमाने में नहीं जानते होंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया। अभी बताए कि किस कारण से मनाया गया, क्योंकि इसकी जड़ें कहाँ हैं? 26 जनवरी 1930 लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन, पहला स्वाधीनता दिवस वहां से है। और लाहौर कांग्रेस के अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतिहास के पन्नों में पढ़िएगा। इसको दिक्कत ये हो गई कि बार बार जो इतिहास कहें, भूगोल कहें, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हो सकता है उसको लगा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसीलिए तो हम अलग अलग पढ़ाते रहते हैं। ठीक है कि नहीं? नहीं तो ये तो कंफ्यूज कर जाएगा बेचारा। ठीक है, कोमल मस्तिष्क है। जिंदगी में पहली बार ही 1.5 घंटा, 1.25 घंटा बैठा होगा क्लास में, नहीं तो 35 मिनट से ज्यादा बैठने की क्षमता भी नहीं रहती है। देखते हो, इसलिए शुरू में हम कुछ पढ़ाते हैं, ज्यादा गप सब देते हैं, रणनीति देते हैं, परिचय पाठ करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे। बात समझा? इसका पहला दिन एक गड़बड़ा गया। शुरू दिन आया रहता तभी तक एडजस्ट कर जाता। इसलिए ना कहते हैं शुरू दिन से पढ़ा करो, एडजस्ट हो जाता है 2-4-5 दिन। आगे चलो, नेक्स्ट सुन लीजिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को की गई। फिर लिखे, संविधान सभा की अंतिम बैठक
24 जनवरी 1950 को की गई। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की गई। इस दिन दो बातें, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए। और दूसरा, संविधान सभा अब अंतरिम संसद के रूप में काम करने लगेगा। अंतरिम संसद के रूप में काम करेगा। अंतिम संसद के रूप में काम करेगा। संविधान सभा अब अंतरिम संसद के रूप में काम करेगा, क्योंकि संसद तो बना 1952 में, तो अंतरिम संसद के रूप में कौन काम करेगा? संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करेगा। ठीक है, लास्ट में नोट में लिख देंगे, संविधान को लिखने वाले, जिसको हम लोग कैलियोग्राफी कहते हैं। कैलियोग्राफी किसको कहते हैं? बताओ जी, अंग्रेजी में कैलिग्राफी किसको कहते हैं? वेरी गुड, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग को क्या कहते हैं? कैलिग्राफी। और कैलिग्राफी मतलब इसको लिखने वाले कौन थे? तो लिखेंगे, संविधान को लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण थे। प्रेम बिहारी नारायण थे। प्रेम बिहारी नारायण थे। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, तो संविधान का लिखने वाले कौन थे? सुलेखन करने वाले प्रेम बिहारी नारायण। आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, टिक लगा दीजिएगा, टिक लगा दो लाल कलम से। चलो, ये दूसरा भाग भी कंप्लीट हो गया। तो पहला भाग क्या था? परिचय। दूसरा भाग क्या था? बैठक। और तीसरा भाग क्या था? तीसरा भाग है समिति। ये छोटा भाग है, 5 समिति याद रखना है। तो लिखेंगे तीसरा भाग, विभिन्न समितियां, संविधान सभा की विभिन्न समितियां और उसके अध्यक्ष। संविधान सभा की विभिन्न समितियां और उसके अध्यक्ष। संविधान सभा की विभिन्न समितियां और उसके अध्यक्ष ठीक है। एक तो समिति पहले ही पढ़ लिए, कौन सी समिति? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो पहले ही पढ़ लिया, तो काम ही खत्म। दूसरा लिखो, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष पटेल। प्रांतीय या प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। सरदार पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। झंडा समिति अध्यक्ष तो सब में कॉमन है ना। झंडा समिति डैश राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति टिक लगाओ, झंडा समिति पे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद 4 समिति के अध्यक्ष थे। एक और लिख देना, रियासत समिति, संचालन समिति, नेक्स्ट पॉइंट में रियासत समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, नियम समिति, नियम समिति के अध्यक्ष, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? एक लाइन लिख देना, राज्य विभाग या रियासत विभाग के अध्यक्ष। राज्य विभाग जब पूछेगा, राज्य विभाग या रियासत विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल। राज्य विभाग, राज्य विभाग और रियासत विभाग के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और सचिव थे बीपी मेनन। और सचिव कौन थे? बीपी मेनन। सचिव थे बीपी मेनन। सचिव कौन थे? बीपी मेनन। बस, तो आपका तीनों भाग क्या हो गया? समाप्त। अब बूस्टर फैक्ट तो बीच बीच में जो नोट लिखाए हैं नहीं लिखा दिए हैं, नोट, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, तो साथ में हमने नोट बीच में ही लिखा दिया है। अब इस तरह से आपका ये छोटी छोटी नहीं है, महत्वपूर्ण कक्षा, जिसको आप 3 भाग में बांट के पढ़े, परिचय, बैठक और समिति। उसपे समिति में झंडा समिति नहीं भूलना कभी, संघ संविधान समिति नहीं कभी भूलना, रियासत समिति नहीं कभी भूलना। 3-4 समिति बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे, उसको कभी नहीं भूलिएगा। और झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे अंततः, उसको कभी नहीं भूलिएगा। एक झंडा तदर्थ समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। लेकिन पहले इतनी बात पचा लीजिए, फिर आगे की बात करता रहूंगा। ये सब तो कक्षा चलती रहेगी, अंतहीन कक्षा है, लेकिन एक लॉजिकल एंड दिया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने तीसरा चैप्टर भी संपूर्णता से पढ़ लिया है। सबसे पहले आपने संविधान का परिचय पढ़ा और राज्य की अवधारणा को देखा शुरुआती दिनों में। फिर आपने संविधान के विकास को 2 दिनों में पढ़ा, 1773 से 1853 तक, और फिर 1858 से लेकर 1947 तक। फिर आपने तीसरा दिन आज चौथी कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा संविधान सभा। तो संविधान सभा के विषय में 3 भागों में आप लोगों ने अध्ययन किया, परिचय, बैठक और समिति। बैठक की 4 तिथि कभी नहीं भूलेंगे, 5 तिथि, 9, 11, 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 29 अगस्त और 24 जनवरी 1950, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और फिर कालांतर में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार हैं उसमें हिस्सा लिया गया, जिसकी जानकारी समय समय आपको दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस महत्वपूर्ण कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं और आशा करूंगा कि कल आप जब आए तो याद करके आए, जिससे कि आप तेजी से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए टेक रेस्ट, कोई ब्रेक